नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा का अध्ययन करेंगे। भारत में व्याकरण का अध्ययन। भारतवर्ष में व्याकरण की शिक्षा को भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रचलित था। वैदिक युग से ही हमें अनेक उच्च कोटि के व्याकरण ग्रंथ मिलते थे। निरुक्त अर्थात मुनिकृत निघंटु पद पाठ छंद आदि का ज्ञान, वैदिक मंत्रों संहिताओं के शुद्ध उच्चारण और अर्थ आदि के लिए आवश्यक था। कालांतर में हमें संस्कृत साहित्य में व्याकरण के अनेकों अन्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के रूप में हम पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों को ले सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक व्याकरण की शिक्षा का बोलबाला रहा। भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण का शिक्षण आवश्यक समझा गया। इसलिए भाषा के अध्ययन के प्रारंभ में ही व्याकरण के नियम याद करवा दिए जाते थे। व्याकरण की परिभाषा और कार्य। पतंजलि मुनि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, अर्थात व्याकरण के द्वारा हम भाषा को व्यवस्थित करते हैं। वाक्य में कौन कौन से अंग हैं, प्रत्येक अंग किस किस स्थान पर रहना चाहिए, इन सब अंगों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। शब्दों का रूप स्थिर करने में भी हम व्याकरण की सहायता लेते हैं। डॉक्टर स्वीट ने व्याकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्याकरण के द्वारा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा संबंधी तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे कुछ नियमों के अंतर्गत आ जाएं। प्राध्यापक सांसिन के मतानुसार हमें व्याकरण के द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्यों के शब्द समूहों में क्या क्या अंतर है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुत पहले से होता था और आज भी होता है, परंतु उनसे संबंधित भावों में अंतर आ गया है। इस अंतर का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने व्याकरण के संबंध में नीचे लिखे विचार प्रकट किए हैं। व्याकरण के द्वारा हमें केवल रचना संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। वाक्यों में शब्दों की रचना किस प्रकार हुई है, इसकी जानकारी हम व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं। हेजलेट ने भी व्याकरण को भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन कहा है। पाठशाला संबंधी उद्देश्यों को सामने रखते हुए जैगर ने व्याकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि सार रूप में प्रचलित और भाषा संबंधी नियमों का कथन करना यही व्याकरण है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्याकरण का उद्देश्य भाषा सीखना नहीं अथवा भाषा के संबंध में निम्नलिखित बातों को कराना है, जैसे भाषा रचना का ज्ञान कराना, वाक्य में आए शब्द समूह के अंतर को स्पष्ट करना, भाषा संबंधी कुछ विशेष प्रयोगों का अध्ययन, भाषा से संबंधित नियमों का कथन। कहना ना होगा कि व्याकरण की परिभाषा संबंधी ये सब बातें पतंजलि कृत महाभाष्य के शब्दानुशासन सूत्र में आ गई है। जहाँ व्याकरण के द्वारा हमें भाषा संबंधी व्यवस्था का ज्ञान होता है, वहाँ इसका एक और बड़ा लाभ भी है। जब हमें किसी भाषा के प्रयोग के संबंध में भ्रम या शंका उत्पन्न हो जाती है, तो इसका समाधान व्याकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है
और इसी आधार पर हम अपनी भाषा शैली का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं व्याकरण शिक्षण के संबंध में आधुनिक मत। आधुनिक काल में भाषा शिक्षा का यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर शिक्षा शास्त्रियों का मतभेद है तो वह व्याकरण है। अब पहले के समान इसे भाषा का आवश्यक अंग नहीं माना जाता। व्याकरण शिक्षण के संबंध में जो भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं वे इस तरीके से हुए हैं। पहला पक्ष कहता है, जिसका कुछ दिग्दर्शन ऊपर की पंक्तियों में हो चुका है, भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण के बिना अपूर्ण है। भाषा का उचित रहस्य समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पक्ष, व्याकरण की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति बोलकर या पढ़कर भाषा सीखता है, न कि नियमों को रटकर। इसलिए इस मत वालों के अनुसार व्याकरण का अध्ययन करना समय का नाश करना है और व्याकरण की जितनी पुस्तकें हैं वे सब समुद्र में फेंक दी जाएं। व्याकरण शिक्षण के संबंध में तीसरा मत भी है। वो मानते हैं कि व्याकरण की शिक्षा को आवश्यक तो समझते हैं, परंतु उतना ही जितना कि हमें अपना कामकाज चलाने के लिए आवश्यक है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोग व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का उतना ज्ञान ही यथेष्ट है जितना उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक समझने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अध्यापक के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वह कौन सा मार्ग अपनाए। इस संबंध में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर दृष्टिपात करना अध्यापक के लिए आवश्यक है। पहली बात जो याद रखने योग्य है वह है, व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो भाषा का ज्ञान है और उस भाषा ज्ञान की प्राप्ति में अन्य साधनों के समान व्याकरण भी एक साधन है। दूसरी याद रखने योग्य बात यह है कि ऊपर व्यक्त किए गए सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य का अंश अवश्य है और इसी के सहारे हम व्याकरण शिक्षण के संबंध में जो भी निर्णय लेते हैं या निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जो लोग व्याकरण की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते और उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उनके कथन में भी कोई अत्युक्ति नहीं। जहाँ तक प्राइमरी का कक्षाओं का संबंध है, छोटी अवस्था के बालकों के लिए भाषा संबंधी जो उद्देश्य हमारे सामने होता है वह यह है कि बालक अपनी मातृभाषा का स्पष्ट और ठीक ठीक प्रयोग कर सके। परंतु माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का जो ज्ञान कराया जाएगा वह व्यवहारिक होगा और उसका संबंध उसकी पाठ्यपुस्तकों के पाठों से और कक्षाओं में रचना आदि का जो कार्य किया जाता है उससे स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद।